हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बीए पार्ट फर्स्ट पेपर के लिए है और जो टॉपिक है वो है सत्ता की प्रकृति या नेचर ऑफ अथॉरिटी। सत्ता की प्रकृति के संबंध में काफ़ी विचारों में मतभेद है और प्रमुख रूप से इस संबंध में प्रोफेसर बीच के द्वारा प्रमुख रूप से दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। जो पहला सिद्धांत है वो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत या फॉर्मल थ्योरी। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है औपचारिक सत्ता सिद्धांत औपचारिकता पर आधारित है, यानी जो आदेश देने वाली सत्ता है उसके आदेशों का पालन अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग यह मानकर चलता है कि हमें इन आदेशों का पालन करना ही है। सत्ता को आदेश देने का अधिकार है, यह मानकर अधीनस्थ अधिकारी अपने से ऊपरी अधिकारी या अपने से ऊपर स्थापित अधिकारी के आदेश का पालन करता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि उच्चस्थ पद पर अधिकारी जो है पद पर स्थापित है वो आदेश देता है और नीचे के अधिकारी उसके आदेशों का पालन करते हैं। ये जो आदेश देने का अधिकार होता है ये विशिष्ट अधिकारियों को ही प्रदान किया जाता है और ये विशिष्ट अधिकारी निम्न अधिकारियों को आदेश या निर्देश देते हैं और स्वाभाविक रूप से ये मानते हुए कि इन अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार है, कर्मचारी गण या अधीनस्थ लोग इन विशिष्ट अधिकारियों के आदेश का पालन करते हैं। इससे आदेश का या सत्ता का एक पद क्रम बन जाता है। उच्च स्तर पर उच्च अधिकारी और क्रमशः नीचे स्तरों पर निम्न अधिकारी इसमें आ जाते हैं और ऊपर से अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश नीचे के अधिकारियों के तक पहुंचाए जाते हैं ताकि वो उन आदेशों का पालन कर सके। एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा इस औपचारिक सत्ता सिद्धांत में ये मानी जाती है कि सत्ता के पीछे संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। जो संगठन या कर्मचारी वर्ग मिलकर जो कार्य कर रहे हैं तो संगठन की जो औचित्यपूर्ण शक्ति है वो किसी अधिकारी को प्रदान की जाती है ताकि वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशों और आदेशों को नीचे के अधिकारियों तक पहुंचाए और अधीनस्थों को उनका पालन करने के लिए कहे। अधीनस्थ उनका पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो जिस संगठन के सदस्य हैं उन संगठन की औचित्यपूर्ण जो शक्ति है वो अमुक अधिकारी या उच्च अधिकारी को प्रदान की गई है और उसके आदेशों का पालन हम लोगों को करना है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उच्च पदस्थ अधिकारी निम्न अधिकारियों की तुलना में कम श्रेष्ठ है या वो किसी तरह से कमजोर भी है, फिर भी उसके आदेशों का पालन किया जाता है क्योंकि वो उच्च पद पर आसीन है, स्थित है। इसलिए मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है, क्योंकि अगर उच्च पदाधिकारी योग्य ना भी हो फिर भी उसके आदेशों का पालन किया जाता है। तो इस तरह से औपचारिक सत्ता सिद्धांत प्रथम सिद्धांत है जिसे बीच ने बताया है कि इस सत्ता की प्रकृति जो है वो इसमें प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है स्वीकृति सिद्धांत या एक्सेप्टेंस थ्योरी। स्वीकृति सिद्धांत या एक्सेप्टेंस थ्योरी जो है वो मानववादी और व्यवहारवादी और मानव संबंधवादी सिद्धांत को मानने वाले इस स्वीकृति सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका मानना यह है कि किसी भी आदेश या किसी भी सत्ता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि अधीनस्थ उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं है। यानी सत्ता पर जो आसीन है वो व्यक्ति आदेश दे रहा है, उस आदेश को अधीनस्थ स्वीकृति प्रदान करते हैं, स्वीकृति देकर मानकर उन आदेशों का पालन करते हैं। और ये अधीनस्थ जो हैं वो स्वीकृति 4 शर्तों पर या 4 बातों को आधार मानकर
देते हैं या स्वीकार करते हैं। वो 4 बातें हैं, वे आदेश या सूचना जो वो उनको समझ में आती हो। अगर उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश निम्न अधिकारियों के द्वारा, निम्न कर्मचारियों के द्वारा अगर उनको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो उन आदेशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं या वो उन आदेशों का पालन करने से मना कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये होती है कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के अनुकूल हो। जो संगठन बनाया गया है उस संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही निम्न अधिकारियों को आदेश देता है। अगर निम्न अधिकारियों को या अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसा लगता है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति इन आदेशों से नहीं हो रही है तो वो इस कार्य को करने से मना कर सकते हैं या आदेशों का पालन करने से मना कर सकते हैं। तीसरी शर्त यह है कि आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के भी अनुकूल होने चाहिए, यानी अधीनस्थ अधिकारी जिन आदेशों का पालन करते हैं वो आदेश संगठन के उद्देश्यों के अनुकूल तो हो ही, साथ में उनके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल भी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले है, संगठन का सदस्य बाद में है। अगर उस व्यक्ति या संगठन के सदस्य के या कर्मचारी के या अधीनस्थ के व्यक्तिगत हितों पर आंच आती है तो वो उस कार्य को करना पसंद नहीं करता है या करना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे उसको व्यक्तिगत रूप से हानि होती है। और जो चौथी शर्त है वो ये है कि अधीनस्थ मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश के अनुपालन की क्षमता रखते हों। अगर अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को ऐसे कार्य करने के लिए दे दिए जाएं जिनको करने की क्षमता उनमें ना हो या शारीरिक रूप से वो उसको करने में सक्षम ना हो तो उस आदेश का पालन भी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी दृष्टिकोण में सत्ता का आदेश तो महत्वपूर्ण है ही सही, सत्ता के पालन करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान करना, सहमति प्रदान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे स्वीकृति सिद्धांत का नाम या एक्सेप्टेंस थ्योरी का नाम दिया गया है। वस्तुतः सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित ये जो दोनों सिद्धांत हैं इनकी अपनी दुर्बलताएं हैं, क्योंकि एक सिद्धांत तो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है और दूसरा सिद्धांत तो पूर्णतया एक तरह से सहमति के नाम पर जो अधीनस्थ हैं उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि ये दोनों सिद्धांत किसी अतिवादी धारणा का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए फिर भी इन दोनों सिद्धांतों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। इसलिए दोनों सिद्धांतों की सत्यताओं को ग्रहण करते हुए, एक संतुलित दृष्टिकोण को मानते हुए हम सत्ता की अवधारणा में संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और इस तरह से एक उचित दृष्टिकोण को हम महत्व देते हैं। और इसीलिए राजनीति विज्ञान में सामान्यतया सत्ता की जो प्रकृति है उसके संबंध में दोनों सिद्धांतों की जो सूक्ष्म बातें हैं उनको स्वीकार करते हुए एक संतुलित अवधारणा को स्वीकार किया गया है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।